नमस्कार दोस्तों, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी यह जानने के इच्छुक हैं कि वक्फ बोर्ड, वक्फ का पुराना कानून या नया कानून क्या है। इस पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मगर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो शायद ही कोई और बता पाए। दोस्तों, आज भले ही वक्फ ने अपना नया स्वरूप ले लिया हो, मगर इसका इतिहास 100, 200, 400 साल पुराना नहीं, बल्कि इस्लाम की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको बहुत गहरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। वक्फ के उद्देश्य। दोस्तों, भारत में विशाल वक्फ बोर्ड यूनिवर्स का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की सेवा करना है। भले ही वक्फ बोर्ड देश में भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद जमीन के तीसरे सबसे बड़े मालिक के रूप में उभरा हो, लेकिन भारतीय मुसलमान आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर दलितों से भी बदतर स्थिति में हैं। आखिर क्या होता है वक्फ? इस्लाम में वक्फ का अर्थ है दान देना, यानी वक्फ का मतलब उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। यह एक प्रकार का दान ही होता है और इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ कहलाता है। अब इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बनाने वाला व्यक्ति उन उद्देश्यों का निर्देश दे सकता है जिनके लिए संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थानों को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाना शामिल है। वक्फ के नाम पर होती है सच्चे मुसलमानों से ठगी। दोस्तों, वक्फ संपत्तियां समुदाय के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही हैं और इस पर आजादी के बाद से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कई आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य की अपनी कहानी है। सितंबर 2022 में एएपी विधायक अमानतुल्लाह खान, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, को वक्फ फंड की हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को जब्त किया था। ये तो चंद उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड अभिजात वर्ग मुसलमानों के हितों को बचाने का जरिया बन गया है और आम भारतीय मुसलमानों को इससे कुछ हासिल नहीं होता है। अशरफ, अमीर मुसलमान अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पर संख्यात्मक बल और पसमानदा मुसलमानों की हाशिए पर स्थिति का उपयोग करके अपना हित साधने में लगे हैं। वक्फ बोर्ड भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। भारत में अन्य सभी मुस्लिम संस्थानों की तरह वक्फ बोर्डों पर भी अशरफों का शासन है और इसमें आदिवासियों, दलितों और पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी शून्य है। पसमानदा मुस्लिम भी 1995 अधिनियम द्वारा वक्फ बोर्डों को दिए गए विशेष अधिकारों पर अन्य समुदायों की प्रतिक्रियाओं का खामियाजा भुगतते हैं। किसी अन्य अल्पसंख्यक समूह के पास पूजा स्थलों के लिए इतनी जमीन नहीं है। वास्तव में हिंदू मंदिरों और उनकी जमीनों का स्वामित्व अभी भी राज्य सरकारों के पास होता है। इसके अतिरिक्त वक्फ द्वारा दूसरों की भूमि पर दावा करना केवल समुदायों के बीच विवादों को जन्म देता है और पसमानदा मुसलमानों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस्लाम में वक्फ से जुड़ी एक कहानी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन प्राप्त की और पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका सबसे अच्छा प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने कहा, इस संपत्ति को रोक लो, इसे सुरक्षित करो और इससे होने वाले लाभ को लोगों की जरूरतों पर खर्च करो। इसे न बेचा जाए, न उपहार में दिया जाए और न ही विरासत में दिया जाए। इस तरह उस जमीन को वक्फ किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की एक और घटना सामने आती है, जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और उससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। यह वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसी तरह इजिप्ट की राजधानी काहिरा में अल अजहर यूनिवर्सिटी है, जिसे अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह 10वीं सदी में बनी थी, जब भारत में हुई वक्फ की शुरुआत। इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में यह फैली। मोहम्मद गौरी ने 2 गांव दान किए थे। इस तरह मुस्लिम शासकों के शासन में यह प्रथा धीरे धीरे बढ़ी। 7वीं शताब्दी में जब अरब व्यापारी दक्षिण भारत, विशेषकर मालाबार क्षेत्र में आए, तो उन्हीं के साथ वक्फ ने भी भारतीय भूमि पर कदम रखा।
ब्रिटिश काल में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने 1913 में शुरू किया। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। उस समय जमींदारों और नवाबों के पास अतिरिक्त संपत्तियां होती थीं, जिन्हें वे समाज के हित में दान कर देते थे। वक्फ कानून के नए नियम क्या हैं? अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण केवल लिखित दस्तावेजों के माध्यम से ही किया जाएगा। सरकारी भूमि पर दावा करने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना: केंद्रीय वक्फ परिषद 22 सदस्य, जिनमें 4 गैर मुस्लिम सदस्य, 3 संसद सदस्य, 10 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, 2 पूर्व न्यायाधीश आदि होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड 11 सदस्य, जिनमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य, 1 सांसद, 1 विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य और अन्य होंगे। अपील का अधिकार: वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ दीवानी अदालत में अपील की जा सकेगी। वक्फ बोर्ड को अनिवार्य योगदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दोस्तों, ये तो थे वक्फ से जुड़े कुछ नियम और इतिहास। अक्सर इस विषय में गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। यह आरोप कि वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से गलत है। कोई भी जमीन जो हमारी अपनी ना हो, उसे वक्फ नहीं किया जा सकता। मुसलमानों ने शुरू से ही अपनी संपत्तियां वक्फ के लिए दान की हैं। मौलाना खालिद बताते हैं कि दुनिया भर में वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां धार्मिक स्थलों के रूप में मौजूद हैं। 90% से ज्यादा वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इमाम बाड़ों के रूप में हैं। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।